नमस्कार, आप सुन रहे हैं उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय का कम्युनिटी रेडियो हेलो हल्द्वानी। आप इसे 91.2 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर सुन रहे हैं। तो मैं डॉक्टर भाग्यश्री जोशी, मनोविज्ञान विभाग, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से आप सभी का स्वागत करती हूं आज के इस Q&A सेशन में। जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि सितंबर माह में हम सुसाइड प्रिवेंशन डे मनाते हैं, आत्महत्या रोकथाम जागरूकता दिवस के रूप में 10 तारीख को हम इस दिन को मनाते हैं। तो इसी विषय को लेकर के आज हम आपके सामने आए हैं। मेरे साथ हैं उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के मनोविज्ञान विभाग से असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर विनीता पंत। तो मैं लेकर आऊंगी कुछ प्रश्नों को और मैं कोशिश करूंगी कि उन प्रश्नों का उत्तर मैम आपको दें और आपको बताएं कि क्यों हम ये सुसाइड प्रिवेंशन डे सेलिब्रेट करते हैं, क्यों जरूरी है इस दिन के लिए जागरूकता को फैलाना, क्यों जरूरी है इस दिवस का हर जनमानस तक पहुंचना। तो आइए शुरू करते हैं इस सेशन को। तो मैम, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस सेशन में। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, और आप सभी को मेरा नमस्कार। तो मैम, जैसा कि मैंने कहा कि सुसाइड प्रिवेंशन डे को लेकर के हम यहाँ पर बातचीत करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि सुसाइड प्रिवेंशन डे क्या है और हम इसे क्यों मनाते हैं। सुसाइड प्रिवेंशन डे, जैसे नाम से समझ में आ रहा है कि ये सुसाइड से जुड़ा हुआ जो प्रिवेंशन अवेयरनेस है, उसको बचाने के लिए कैसे रोका जा सकता है सुसाइड को, इससे जुड़ा हुआ ये दिवस है जो कि हर वर्ष 10 सितंबर को मनाया जाता है। और 2003 से इसकी शुरुआत हुई थी, जो कि इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर सुसाइड प्रिवेंशन एंड WHO के कंजक्शन से ये शुरू हुआ था। और तब से हर वर्ष हम इसको 10 सितंबर को मनाते हैं। और इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो यही है कि सुसाइड के केसेस को रोका जा सके, कम से कम सुसाइड के केसेस हो। क्योंकि देखिए, जीवन और मृत्यु जो है वो हमारे हाथों में तो नहीं है, मृत्यु को हम नहीं रोक सकते, लेकिन सुसाइड की वजह से अगर हम इस सुंदर से जीवन को नष्ट करते हैं तो ये बहुत बुरी स्थिति होती है। क्योंकि कई बार देखते हैं हम ना, जैसे आजकल ही जो केसेस देखने को मिल रहे हैं कि सुसाइड के केसेस जो हैं दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो जो NCRB है, उन्होंने भी अपनी रिपोर्ट में ये बताया है कि कोविड के बाद से तो सुसाइड के जो केसेस हैं वो और अधिक बढ़ने लगे हैं। अगर स्टूडेंट्स के ही केस में हम देखें तो महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा इंडिया में जो है सुसाइड के केसेस स्टूडेंट्स के देखे गए हैं। और हर वर्ष ये डेटा जो है कहीं ना कहीं बढ़ रहा है कुछ परसेंटेज से। और अभी हाल ही में हमने सभी ने न्यूज में सुना कि कोटा में किस तरीके से सुसाइड के स्टूडेंट्स के केसेस आ रहे थे। अभी 2023 के जो लगभग 6-7 महीने ही हुए हैं, उसी में हमने 23 केसेस वहां पे नीट एस्पायरेंट्स के, JEE एस्पायरेंट्स के हमने सुन लिए हैं। तो इस तरीके से देख रहे हैं कि ये सुसाइड जो है कैसे अच्छी अच्छी जो जिंदगियां हैं, जो लोग बच्चे जो इतना कुछ पढ़ चुके हैं, लिख चुके हैं, अपने भविष्य में कितना कुछ कर सकते हैं अपने परिवार के लिए, अपने देश के लिए, उनके जीवन जो है वो सिर्फ कुछ कारणों से, जो कि उनको मानसिक रूप से ऐसी उथल पुथल की स्थिति में ले आते हैं, उससे नष्ट हो जाए तो बहुत बुरा लगता है। तो ऐसी परिस्थितियों को रोकने के लिए ही इस तरीके की जो कंडीशन होती है उससे लोगों को रोका जा सके, उनके अंदर इस तरीके की होप लाई जा सके कि नहीं, जीवन जीना है और जो भी परिस्थितियां है उनसे डटकर लड़ना है, आगे बढ़ना है। तो इस तरीके की स्थिति को ही क्रिएट करने के लिए एक तरीके से सुसाइड प्रिवेंशन डे सामने आया था। और 2021 से 2023 तक अभी इसकी एक थीम चल रही है, जिसको हम बोल रहे हैं क्रिएटिंग होप थ्रू एक्शंस। तो थीम के नाम से ही आप देख सकते हैं कि इसमें बात की जा रही है कि क्या ऐसे एक्शन लिए जाएं जो होप लेकर आए लोगों में, कि नहीं, वो अकेले नहीं है, उनके साथ पूरा समाज है, उनका परिवार है, बहुत सारे लोग हैं जो उनको सपोर्ट कर सकते हैं, कर रहे हैं। तो इसी उद्देश्य को लेते हुए ये सुसाइड प्रिवेंशन डे जो है मनाया जा रहा है। मुझे लगता है बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। जी मैम, बिल्कुल। जैसा कि आपने अभी कहा, हमने आंकड़ों की बात यहाँ पे की, आपने आंकड़े बताए कि किस तरीके से सुसाइड प्रिवेंशन जरूरी है और दिन पर दिन सुसाइड के केसेस बढ़ रहे हैं, आपने आंकड़ों की बात करी। तो क्या लगता है आपको कि कौन सी ऐसी परिस्थितियां होती हैं, क्या ऐसे कारण हैं सुसाइड के पीछे, और क्या उनके प्रारंभिक लक्षण हैं जिनको देखकर ये पता लगा सके कोई कि सामने वाला परेशान है या सुसाइडल टेंडेंसी उसके अंदर आ रही है? तो इनके बारे में अगर आप कुछ बताएं। बिल्कुल, सुसाइड की स्थिति में अगर कोई व्यक्ति जा रहा है तो कुछ ना कुछ ऐसे गंभीर कारण ही उसकी लाइफ में रहे होंगे, और उसकी पर्सनैलिटी से जुड़े हुए कुछ ऐसी स्थितियां रही होंगी जो उसको इस तरीके के स्टेप उठाने में, इस तरीके का कदम उठाने में, घातक कदम उठाने में मजबूर कर देती हैं। तो अगर हम, जैसे मैंने अभी स्टूडेंट्स की मैं बात कर रही
थी। तो अगर स्टूडेंट्स को लेकर हम बात करें तो आजकल के समय का जो एकेडमिक प्रेशर उनके ऊपर बन गया है, हाई एक्सपेक्टेशंस रखी जा रही हैं, एम्प्लॉयमेंट जो है वो कम है, तो बहुत ज़्यादा कंपटीशन बढ़ गया है। तो इस तरीके की स्थितियाँ उनको बहुत ज़्यादा प्रेशर में ले आती हैं। उसके अलावा मेंटल हेल्थ इश्यूज़ पे हम बात नहीं करते हैं, तो जो मेंटल हेल्थ इश्यूज़ होते हैं वो अंदर ही अंदर व्यक्ति को परेशान कर रहे होते हैं, और क्योंकि अवेयरनेस नहीं है, सपोर्ट नहीं मिल रहा है राइट डायरेक्शन में, राइट टाइम पे, तो वो भी उनको इस स्थिति में ले आने के लिए मजबूर करता है। उसके अलावा कई बार फाइनेंशियल कंसर्न, इकोनॉमिक कंसर्न्स होते हैं लोगों के, जैसे कि हम देखते हैं ना किसानों से जुड़ी हुई जो आत्महत्या है, गरीबी से जुड़ी हुई जो आत्महत्या के केस आते हैं, या फिर कोई ऐसी दुर्घटना हो गई जिसके बाद लोग सुसाइड करने को मजबूर हो जाते हैं। तो उनके साथ भी ऐसी कुछ स्थितियां बन जाती हैं, पारिवारिक स्थितियां, सामाजिक स्थितियां, कुछ पर्सनल स्थितियां, जो उनको इस तरह की कंडीशन में लाने में मजबूर कर देती हैं। आजकल के समय में हम देखें तो साइबर बुलिंग से जुड़े हुए मुद्दे, वो लोगों को ब्लैकमेल किया जा रहा है, बुलिंग की जा रही है और उसके बाद उनको ब्लैकमेल किया जा रहा है। तो जो स्टूडेंट्स हैं या फिर कई बार एडल्ट भी होते हैं, वो इतना फंस जाते हैं उस स्थितियों में कि वो लोगों से शेयर नहीं करते हैं, बचते नहीं हैं और वो सुसाइड जैसे कदम उठा लेते हैं। उसके अलावा सब्सटेंस अब्यूज के केसेस होते हैं, वहां पे भी हम देखते हैं कि जब बहुत गंभीर स्थिति आ जाती है तो सुसाइड तक वो स्थिति पहुंच जाती है। लोगों को अगर सपोर्ट नहीं मिल रहा है, उनकी रिलेशनशिप इश्यूज बहुत सारे अगर चल रहे हैं, परिवार से जुड़े हुए, अपने पर्सनल लाइफ से जुड़े हुए, तो वहां पे भी इस तरह की स्थितियां उभर जाती हैं। तो ऐसे कुछ कारण हम देखते हैं जिसमें कि खासकर जो मनोवैज्ञानिक कारण है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो इसके कुछ प्रारंभिक लक्षण, जैसे आपने पूछा, तो प्रारंभिक लक्षणों की पहचान करना बहुत जरूरी हो जाता है, तभी हम इसके आगे प्रिवेंशन वगैरह की बात कर पाते हैं। तो आसपास में हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हमारे घर में कोई भी व्यक्ति है, आसपास में पहचान में कोई भी व्यक्ति अगर इस तरह के लक्षणों में आ रहा है कि मान लीजिए वो बहुत ज्यादा अकेलेपन में रहना पसंद कर रहा है, समाज से घुल मिल नहीं रहा है, अचानक से उसमें कुछ मूड के चेंजेस आपने देखे हैं, उसके व्यवहारात्मक परिवर्तन अचानक से देखे हैं कि पहला वो ऐसा नहीं करता था, लेकिन अभी अचानक उसके कुछ व्यवहार में कुछ गंभीर परिवर्तन आए हैं। ठीक है, जीवन को लेके वो नेगेटिव बातें करना उसने शुरू कर दिया है। उसके अलावा भूख प्यास में उसका आपने अंतर देखा है, ठीक है, या फिर अगर उसने सब्सटेंस अब्यूज करना बहुत ज्यादा शुरू कर दिया, तो इस तरीके के अगर कुछ चेंजेस उसके व्यवहार में आ रहे हैं, मूड में आ रहे हैं, तो उनको नोटिस करना जरूरी है कि ये अचानक से हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं, इसके पीछे क्या रीजन है। तो हमें वहीं से अगर हम स्टेप उठाना शुरू कर दें तो शायद बचाव पॉसिबल है। एक बात मेरे दिमाग में ये आ रही थी कि जैसे हम बात करते हैं आत्मघाती सामग्रियों की ना, तो आपको ये लगता है कि जो आत्मघाती सामग्रियां होती हैं, जैसे जहर है या इस तरीके की कोई और चीजें हैं, इनको अगर बच्चों और युवा वर्ग तक ना पहुंचने दिया जाए तो क्या वो एक सुसाइड प्रिवेंशन का सही तरीका है? बिल्कुल मैम, जो आत्मघाती सामग्री है वो सुसाइड के केसेस को बढ़ाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि कई बार व्यक्ति अगर ऐसी स्थिति में आ रहा है कि उसको लग रहा है कि नहीं, मुझे बिल्कुल अपना जीवन खत्म करना है, नष्ट करना है और मुझे सुसाइड कर लेना है, अभी अपनी जान ले लेनी है, तो उसको कुछ ना कुछ ऐसी चीजों की जरूरत पड़ती है जिससे वो सुसाइड करे। तो उन परिस्थितियों में क्या होता है, कई बार जब हम बहुत लंबे डिप्रेशन के फेज से चल रहे होते हैं, तो उस स्थिति में जो हमारे सुसाइडल टेंडेंसीज होती हैं वो तो लगभग मतलब कई बार रिपीटेड हो रही होती हैं, लेकिन जो सुसाइड का एक फेज आता है ना, जिसमें एकदम से व्यक्ति आतुर हो जाता है कि नहीं, बस मुझे अपने को खत्म करना है, मारना है, वो कुछ समय के लिए होता है। तो अगर उस समय के दौरान अगर वो उस स्थिति में आ रहा है और उस दौरान में उसको ऐसी चीजें मिल जा रही हैं जो उसको वो कदम उठाने में सहायता कर रही है, मान लीजिए तुरंत उसके दिमाग में तो थॉट आया, उसको जहर की कोई शीशी वहीं पे मिली हुई है, कोई इंसेक्टिसाइड है वो रखा हुआ है, या कोई आम है वो वहां पे रखा हुआ है, तो वो उसको मिल रहा है, तो तुरंत वो अपनी जान ले सकता है। बट अगर वो उसकी रीच में नहीं हो, तो वो समय अगर पास हो गया तो हो सकता है उसका थॉट थोड़ी देर बाद परिवर्तित हो जाए और फिर से वो बिल्कुल एकदम सुसाइड की कंडीशन में ना रहे। तो इसलिए जरूरी हो जाता है कि इन सामग्रियों को दूर रखा जाए, और खासकर अगर जो लोग सुसाइडल टेंडेंसी से गुजर रहे होते हैं ना, तो उस टाइम पे काउंसलर, साइकोलॉजिस्ट, डॉक्टर्स भी ये राय देते हैं कि इनको ऐसी जगह रखा जाए जहाँ पे इस तरीके की चीजें ना मौजूद हो जो इनको अपनी जान लेने में मतलब हेल्प कर सके। एक क्वेश्चन और, जैसा कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, रिसर्च से जुड़ी हुई हैं, तो अगर हम बात करें रोल ऑफ रिसर्च की सुसाइड प्रिवेंशन में, रिसर्च का क्या रोल है, तो इस बारे में अगर आप कुछ बताना चाहें।
रिसर्च जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट एक एरिया बन जाता है किसी भी क्षेत्र में काम करने के लिए। अगर हम सुसाइड प्रिवेंशन की बात करें या फिर किसी भी और तरीके की अवेयरनेस या प्रिवेंशन की जो प्रोग्राम्स होते हैं उनकी बात करें, तो रिसर्च एक बेस वहाँ पे देता है। क्योंकि जो भी हम पॉलिसी बनाते हैं गवर्नमेंट के तौर पर से जो भी हेल्प आती है, जो भी अवेयरनेस प्रोग्राम्स की लिए फंडिंग आती है, या फिर हम कहें कि आता है कि हम इस तरीके के प्रोग्राम कराएं उनकी तरफ से आदेश, तो जो पॉलिसीज बनती है ये रिसर्च बेस पे ही बनती है। तो रिसर्च इसलिए जरूरी हो जाती है ताकि अगर हम सही तरीके से रिसर्च करें, उन कारणों की पहचान करें कि किन कारणों से इस तरीके की स्थितियां उभर रही है, किन क्षेत्रों में ये ज्यादा हो रहा है, या अलग अलग एज ग्रुप के लोगों पे अगर हम अध्ययन करें और देखें कि कौन सा जो एज ग्रुप है वो ज्यादा वल्नरेबल है इस तरीके की कंडीशन के लिए, और कौन से नए समाज में परिवर्तन के साथ साथ मुद्दे चेंज होते जाते हैं। तो समय के साथ अगर हम रिसर्च को अपडेट भी करते रहें कि कौन से नए मुद्दे उभर कर आ रहे हैं जो इस तरीके के केसेस को बढ़ावा दे रहे हैं, तो वो रिसर्च का जो डेटा होता है वो हमें कहीं ना कहीं अच्छी पॉलिसीज बनाने में, सही डायरेक्शन में चलने में, सही स्टेप उठाने में मदद करता है। क्योंकि अगर सही पॉलिसी नहीं बनेगी, सही स्टेप नहीं लिया जाएगा, तो कोई फायदा नहीं है उस तरीके की प्रोग्राम्स किए जाने का या उस तरीके के कदम उठाए जाने का। इसलिए ये बहुत जरूरी है रिसर्च। तो हमने बात करी कि रिसर्च जरूरी है ना, तो जब भी हम रिसर्च करते हैं तो कुछ रिसर्च के बाद रिजल्ट सामने आते हैं, तो फिर उससे कुछ स्ट्रेटेजीज को बनाने में फायदा मिलता है। तो क्या ऐसी स्ट्रेटेजीज हो सकती हैं आपके अनुसार कि जो सुसाइड प्रिवेंशन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकती हैं? प्रिवेंशन की तो यहाँ पे बात करनी ही है हमें, क्योंकि सुसाइड प्रिवेंशन डे है, तो प्रिवेंशन यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा बन जाता है। तो प्रिवेंशन में सबसे पहले तो ये जरूरी हो जाता है कि हम उन सिम्टम्स की पहचान करें। जैसे मैंने अभी हमने डिस्कस किया था कि कुछ सिम्टम्स होते हैं जो अर्ली मोड पे हमें पहचान लेनी चाहिए कि अगर व्यक्ति में इस तरीके के चेंजेस आ रहे हैं तो शायद कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसके दिमाग में कुछ सुसाइड से जुड़ी हुई एक्टिविटी है वो चल रही है, कुछ ऐसे थॉट्स आ रहे हैं। तो उनको पहचान करने के बाद हमारे लिए जरूरी है कि हम उसके प्रिवेंशन पे काम करें। तो सबसे पहले मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट की रीच होना बहुत जरूरी है। तो समाज में अभी भी हमें जरूरी है कि हम मेंटल हेल्थ के क्षेत्र में जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी रीच को इजी एक्सेसिबल बनाएं, और ऐसे सपोर्ट ग्रुप्स हो हमारे साथ में, हमारे आसपास में ऐसे साइकेट्रिक सर्विसेज हो, काउंसलिंग सर्विसेज हो, लोग जिन तक आसानी से पहुंच सके और उनको ज्यादा सोच विचार न करना पड़े। क्योंकि अभी भी समाज में टैबू है मेंटल हेल्थ जैसा टॉपिक, इस तरीके के टॉपिक की लोग जाना पसंद नहीं करते हैं और डरते हैं या फिर झिझकते हैं, या फिर उन्हें लगता है कि क्यों जाना, क्या फायदा होगा। तो ये वाला अवेयरनेस भी जरूरी है, एजुकेट करना लोगों को इस क्षेत्र में वो जरूरी है कि ये टॉपिक जो है वो बहुत गंभीर है और इस पे अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है। उसके अलावा अगर हम बच्चों की बात करें तो उनकी ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे काम होना जरूरी है, होलिस्टिक डेवलपमेंट पे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम पढ़ाई से जुड़ी हुई बातें और सिर्फ उनके IQ डेवलपमेंट की बात हम कर रहे हैं। बच्चों का जो EQ है वो भी उतना ही इम्पोर्टेंट है, उसको इम्प्रूव करना और उनकी होलिस्टिक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करवाना, उनको बचपन से सोशल बनाना, ठीक है, ताकि वो लोगों से घुले मिले, अपनी बातें शेयर करे और इस तरीके की उनके अंदर पॉजिटिव होप जैसी जो चीजें हैं वो क्रिएट करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। उसके अलावा उनको को करिकुलर एक्टिविटीज में, स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व करना। स्पोर्ट्स बहुत जरूरी हो जाता है जहाँ पे व्यक्ति जो है हार जीत उससे लड़ना सीखता है, तो ये भी कहीं ना कहीं बहुत हेल्प करता है बच्चों के अंदर ओवरऑल डेवलपमेंट में। उसके अलावा अगर हम स्ट्रेटेजीज की बात करें तो जो सोशियो इकोनॉमिक रीजन हमने डिस्कस किए थे ना, जैसे पॉवर्टी हो गया या कि कोई जो किसान वगैरह हत्या करते हैं इकोनॉमिक इशू से, फाइनेंशियल इशू से, तो उनसे भी डील किया जाना जरूरी है। उसके लिए प्रॉपर जो हमारी गवर्नमेंट पॉलिसीज हैं वो बनाई जानी जरूरी हैं। साइबर बुलिंग जैसे जो मुद्दे हमने देखे सुने थे, सब्सटेंस अब्यूज जैसे जो मुद्दे सुने थे, उनको डील करने के लिए कुछ प्रोग्राम चलाए जाने जरूरी हैं। उसके अलावा फैमिली को, सोसाइटी को साइको एजुकेट करना, अवेयर करना, ताकि वो एक सपोर्ट ग्रुप बन सके, एक दूसरे के लिए पॉजिटिव रिलेशनशिप बना के चल सके, ये बहुत जरूरी हो जाता है। तो इस तरीके की स्ट्रेटेजीज होना, सबसे पहले तो वही काउंसलिंग रीच, मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट रीच और अवेयरनेस, ये सबसे इंपॉर्टेंट मुझे लगता है। अच्छा विनीता, इसके साथ ही साथ मैं बीच में कुछ सुन रही थी कि नेशनल सुसाइड प्रिवेंशन स्ट्रेटेजीज भी आई हुई हैं, उस बारे में अगर कुछ आप बताना चाहें हमारी श्रोताओं को। बिल्कुल, गवर्नमेंट जो है वो भी बहुत सारे इनिशिएटिव ले रही है। जैसे कि हम सुसाइड प्रिवेंशन डे मना रहे हैं, इसी तरीके से हम वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे मनाते हैं, ये भी एक इस क्षेत्र में प्रयास है। उसके अलावा मेंटल हेल्थ केयर एक्ट है हमारा, MHA 2017, वो मेंटल हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करने में हमें हेल्प करता है। किरण सर्विस को हमने सुना था कि जो किरण सर्विस है वो 24/7 साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती है भारत में।
इसको लेकर हमने लेक्चर भी किया हुआ है पहले। और मनोदर्पण इनिशिएटिव जो है वो बच्चों के लिए, टीचर्स के लिए, फैमिली मेंबर्स के लिए मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत चलाया है, जिसमें उनको वेलबींग और साइकोलॉजिकल सपोर्ट दिया जाता है। और इसी के साथ जो आपने अभी बोला कि नेशनल सुसाइड प्रिवेंशन स्ट्रेटेजी जो है वो भी हाल ही में इसको अनाउंस किया गया था। ये भी गवर्नमेंट की तरफ से एक इनिशिएटिव है, जिसमें बात कर रहे हैं कि 2030 तक हम जो सुसाइड के जो रेट हैं उनको 10% तक कम करने का हम एक गोल बना के चल रहे हैं। ये जो स्ट्रेटेजी है ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा अनाउंस की गई है। और जैसे कि मैंने बोला कि 10% तक हम 2030 तक कोशिश करेंगे कि सुसाइड मॉर्टेलिटी को रिड्यूस किया जा सके। और इसको भी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और साउथ ईस्ट एशिया रीजन की जो स्ट्रेटेजी है सुसाइड प्रिवेंशन की, उसके साथ ही इसको माना जा रहा है। और इसके कुछ मुख्य उद्देश्य ये रखे गए हैं कि एक प्रॉपर सर्विलियंस मैकेनिज्म तैयार करना, ठीक है, कुछ लोगों तक इजी साइकियाट्रिक रीच पहुंचाना, और जो मेंटल हेल्थ सर्विसेज हैं वो पहुंचाना, और कुछ ऐसे क्षेत्रों की पहचान करना जहाँ पे मतलब ज्यादा वल्नरेबिलिटी है इन चीजों को लेके। उसके अलावा मेंटल वेलबींग करिकुलम को तैयार करना, और कुछ ऐसी गाइडलाइन तैयार करना जो सुसाइड के केसेस की मीडिया रिपोर्टिंग कैसे हो, कैसे की जाए। और जो हमने अभी बात करी थी ना कि आत्मघाती जो कुछ चीजें होती हैं उनकी रीच से जुड़ी हुई जो गाइडलाइन है उनको प्रिपेयर करना, इस तरीके के जो ऑब्जेक्टिव हैं ये इसके अंदर रखे गए हैं नेशनल सुसाइड प्रिवेंशन स्ट्रेटेजी के अंतर्गत। बहुत अच्छी तरीके से विनीता मैम आपने सारे मेरे क्वेश्चंस के आंसर दिए, और मैं आशा करती हूँ कि सभी तक जो ये क्वेश्चंस थे इनके आंसर्स पहुंचे होंगे और सभी के लिए ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहेंगे, क्योंकि जैसे कि हमारी थीम थी जो आपने बात करी थी, क्रिएटिंग होप थ्रू एक्शन, तो होप को पैदा करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके साथ ही साथ जो परवरिश होती है बचपन से ही, जहाँ पर हम लोग पर्सनैलिटी ट्रेट्स की बात करते हैं विनीता, जब हम साइकोलॉजी को पढ़ते हैं, साइकोलॉजी ऑफ पर्सनैलिटी, तो डेवलपमेंट ऑफ ट्रेट्स की जहाँ पर हम बात करते हैं, तो बचपन से ही अगर बच्चे के अंदर हम लोग जिजीविषा, जीवन जीने की इच्छा का गुण विकसित करें, और इसके लिए जरूरी है कि जो हमारा पारिवारिक पृष्ठभूमि है, हमारी सामाजिक पृष्ठभूमि है, उसका बहुत अच्छा होना जरूरी है। तो एक होप को, रेजिलियंस को, वेलबींग पर हम काम कर सकते हैं, तो कहीं ना कहीं इससे बहुत मदद मिल सकती है सुसाइड प्रिवेंशन के क्षेत्र में। बिल्कुल मैम, जैसे आपने कहा ना जिजीविषा होनी जरूरी है। अभी हाल ही में हम कितने सारे ऐसे केसेस सुन रहे हैं कि बच्चे मोबाइल में वीडियो गेम खेल रहे थे और उनसे वीडियो गेम छीन लिया, तो उतने में उन्होंने सुसाइड कर लिया, या होमवर्क के लिए डांटा या किसी चीज के लिए पेरेंट्स ने डांटा तो उतने में बच्चों ने जाके सुसाइड कर लिया। तो ये तो बहुत मतलब गंभीर मुद्दा है कि इतनी छोटी छोटी बातों को लेकर भी अगर कोई सुसाइड करने लगे तो इसके लिए काम करना बहुत कहीं ना कहीं पेरेंटिंग का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जहाँ पर हम बात करते हैं इट की कि जो आई वांट वाली टेंडेंसी है उसका सॉल्यूशन बचपन में ही हो जाना बहुत जरूरी होता है, ताकि बड़े होने तक वो इंसान के अंदर मुझे चाहिए वाली जो प्रवृत्तियां हैं वो कम हो जाए, और वो कहीं ना कहीं हमारी जो पारिवारिक पृष्ठभूमि है उसका एक महत्वपूर्ण असर पड़ता है इन सब चीजों में। तो आज का जो ये Q&A सेशन था, इस पूरे सेशन के बाद मुझे इमाम बख्श साहब का एक शेर याद आया कि जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल खाक जिया करते हैं। तो इसी के साथ मैं और विनीता आप सबसे विदा लेंगे। आशा है कि ये सेशन आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा। इजाजत दीजिए हमें, और मिलते हैं जल्दी एक नई प्रोग्राम के संग। तब तक के लिए नमस्कार। धन्यवाद।